दोस्तों 13 अप्रैल 2024 को इजराइल हमास वॉर में एक नया मोड़ तब आया जब ईरान ने 300 मिसाइल्स और रॉकेट्स को ताबड़तोड़ तरीके से इजराइल पर दागकर खुद को ऑफिशियली इस युद्ध में शामिल कर लिया। ईरान का ये पलटवार इजरायली फोर्सेस द्वारा सीरिया में मौजूद ईरानी दूतावास पर मिसाइल गिराए जाने के बदले में था। और दोस्तों इस घटना ने ईरान इजराइल रिलेशन को और पेचीदा कर दिया है और दोनों के संबंधों में दुश्मनी का एक नया चैप्टर जोड़ दिया है जो एक समय दोस्ती से शुरू हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ईरान टर्की के बाद मिडिल ईस्ट का वो दूसरा देश है जिसने इजराइल के फॉर्मेशन को उस समय मान्यता दी थी। पर आखिर इस दौरान इतिहास में ऐसे कौन से इंसिडेंट घटे हैं जिसने आज दोनों देशों को एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की आग में कूदने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों अगर आप इजराइल और ईरान के संबंधों के प्रेजेंट कंटेक्स्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस होने वाला है, क्योंकि इसमें हम इजराइल ईरान संबंधों को 3 टाइम पीरियड्स में बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। पहला पीरियड है 1948 से लेकर 1979, यानी इजराइल के बनाए जाने के बाद उसके ईरान में मौजूद रिजा पहलवी के साथ अच्छे संबंधों पर। दूसरा 1979 में रोहेला खुमैनी के उदय के बाद दोनों देशों के बीच खटास भरे संबंधों पर। और तीसरा ईरान और इजराइल के बीच चल रही प्रेजेंट डे क्राइसिस पर। दोस्तों इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मिडिल ईस्ट में ईरान ऐसा देश क्यों है जो इजराइल से बिना किसी टेरिटोरियल डिस्प्यूट के पिछले 50 सालों से इजराइल से भिड़ा हुआ है। दोस्तों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इसके एंड तक जरूर बने रहिए। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव हिंदुस्तान को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अब चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक पर। फर्स्ट फेज 1948 टू 1979। दोस्तों इजराइल ईरान के रिलेशनशिप की शुरुआत 1948 में हुई जब इजराइल, जो हाल ही में बना एक नया देश था, उसको फर्स्ट अरब इजरायली वॉर के रूप में अरब देशों का आक्रोश झेलना पड़ा था। यहाँ ईरान, जहाँ पर रेजा पहलवी की सरकार थी जिसे अमेरिका का सपोर्ट हासिल था, जो उस समय की सबसे लिबरल विचारधाराओं वाली सरकारों में से एक थी, उसने इजराइल को सपोर्ट करते हुए न केवल खुद को इस युद्ध से अलग रखा बल्कि टर्की के बाद इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा देश भी बन गया। दोस्तों दोनों की दोस्ती इस तरह परवान चढ़ी कि नए नए बने इजराइल का 40% ऑयल इंपोर्ट ईरान से ही होता था और बदले में इजराइल उसे अपने वेपन्स, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता था। इतना ही नहीं दोस्तों, इजराइल की मोसाद स्पाई एजेंसी, जो दुनिया की सबसे खतरनाक स्पाई एजेंसीज में से एक है, वो रेजा पहलवी की सावक सीक्रेट पुलिस को ट्रेन किया करती थी। लेकिन हालात तब बदले जब 1979 में ईरानी रेवोल्यूशन की वजह से ईरान में रेडिकल धर्मगुरु रोहेला खुमैनी सत्ता में आए। सेकंड फेज आफ्टर 1979। दोस्तों खुमैनी के आते ही ईरान और इजराइल के मधुर संबंधों में खटास पड़नी शुरू हो गई। और दरअसल इजराइल, जिसके रेजा पहलवी के साथ अच्छे संबंध थे, खुमैनी के आने के बाद इजराइल ने खुमैनी की सरकार को मान्यता नहीं दी। और दोस्तों दूसरी तरफ खुमैनी ने इजराइल के यरूशलेम पर ऑक्यूपेशन को इलीगल घोषित कर दिया। और खुमैनी के पावर में आते ही ईरान में यूनाइटेड स्टेट्स को ग्रेट सैटन यानी कि एक बड़े शैतान के तौर पर और इजराइल को लिटिल सैटन यानी छोटे शैतान के तौर पर देखा जाने लगा। यह सैटन का मतलब शैतान है, क्योंकि जिस इस्लामिक रजीम ने ईरान को अपने कंट्रोल में लिया था वो पैलेस्टीनियन मुसलमानों से सहानुभूति रखती थी, साथ ही इजराइल और अमेरिका को एंटी इस्लामिक मानती थी। और इसी वजह से दोनों देशों के बीच हॉस्टाइल राइवलरी इमर्ज होने लगी। हालांकि दोस्तों इस तूतू मैमे के बाद भी दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक लिंक्स अभी भी जुड़े हुए थे, व्यापार हो रहा था। एंड इवन इजराइल ने ईरान को सद्दाम हुसैन के खिलाफ लड़ने के लिए 1500 मिसाइल्स भी प्रोवाइड कराई थी। लेकिन दोस्तों बात तब बिगड़ी जब ईरान ने 1980 के दौर में इजराइल के खिलाफ मिडिल ईस्ट में एंटी जू प्रोपेगेंडा भड़काने के साथ इजराइल की नेबरिंग कंट्रीज जैसे सीरिया, इराक, लेबनान और यमन में प्रॉक्सी मलिशियाओं को फंडिंग देनी शुरू कर दी। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच शैडो वार ने जन्म लिया और इजराइल के साथ ईरान के सारे कोऑपरेशन खत्म हो गए। प्रॉक्सी वॉर। दोस्तों प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट को जानने के लिए पहले आइए उन प्रॉक्सी वॉर्स के बारे में जान लेते हैं जो ईरान ने इजराइल के अगेंस्ट जाकर फंड किए, जिसकी वजह से आज भी दोनों देशों में टकरार मौजूद है। दोस्तों 1980 की शुरुआत में ही ईरान ने इजराइल के अगेंस्ट प्रॉक्सी ग्रुप्स को तैयार करने का बड़ा काम शुरू कर दिया था, जिसे ईरान एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। इसमें सबसे बड़ा नाम है हिजबुल्लाह ग्रुप का, जो 1980 में ईरान का सबसे पहला मिलिशिया ग्रुप था। इनकी मौजूदगी लेबनान में है, जो इजराइल के साथ नॉर्थ बॉर्डर से लगा हुआ है। और इस ग्रुप को ईरान की रेवोल्यूशन गार्ड से मिलिट्री फैसिलिटी और फंडिंग मिलती है। हिजबुल्लाह तेहरान के शिया इस्लामवादी आदर्शों को मानता है और यह ज्यादातर लेबनानी शिया मुस्लिम्स को ही भर्ती करता है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक 2020 तक कम से कम 1,30,000 रॉकेट्स और मिसाइल के साथ हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा वेपन से लैस नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। और 2020 में अमेरिकन फॉरेन डिपार्टमेंट ने ये रिवील किया था कि ईरान लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन को हर साल $700 मिलियन की फंडिंग करता है। लेबनान के बाद यमन में भी ईरान सपोर्टेड मलेशिया ग्रुप हुती सालों से एंटी इजराइल आइडिया पर काम कर रहा है। और हुती रिबल्स की शुरुआत 2004 में यमन में सुन्नी मेजोरिटी गवर्नमेंट से लड़ते हुए हुई थी। इस ग्रुप ने 2014 में यमन में सुन्नी गवर्नमेंट को हटाकर वहां के कैपिटल सना पर कब्जा कर लिया था और इन सभी एक्ट्स को सपोर्ट किया ईरान ने, ताकि ईरान के एंटी
वेस्ट एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की रीच और बढ़ सके। आज यही हुती रिबल्स भी इजराइल को ईरान की आइडियोलॉजी पर आगे बढ़कर खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों, इजराइल का एक और पड़ोसी देश सीरिया भी है और एक तरह से ईरान के ही नक्शे कदम पर चलने वाला यह देश है, क्योंकि सीरिया की शिया असद फैमिली को सत्ता में बनाए रखने के लिए ईरान ने काफी सपोर्ट किया है, जो इजराइल के खिलाफ ईरान का एक और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है। दोस्तों, इसी तरीके से इराक में कतब हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, सऊदी अरेबिया में शिया टेररिस्ट ग्रुप हिजबुल्लाह अल हिजाज, बहरीन में अल अस्तर ब्रिगेड मिलिशिया ग्रुप ईरान के एंटी इजराइल और एंटी वेस्ट एजेंडा को पूरा करने में सालों से लगे हुए हैं। थर्ड फेज प्रेजेंट डे कॉन्टेस्ट। दोस्तों, इन्हीं प्रॉक्सी वॉर की वजह से आज दोनों देशों के रिलेशन बहुत ही खराब हैं। इसका सबसे रिसेंट एग्जांपल तो हमास खुद ही है। जी हाँ दोस्तों, 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर जो हमला किया था, उस हमास का सबसे ज्यादा सपोर्ट ईरान ही करता है। इसलिए जब इजराइल में हमास के हमले से लोग मारे गए थे तो ईरान में एक तरह से जश्न का माहौल देखा गया। दोस्तों, इसके साथ ही ईरान की अथॉरिटी इजराइल के साथ 1979 के बाद किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहती हैं। एंड इवन 2015 में ईरान के सुप्रीम लीडर ने अगले 25 सालों में इजराइल को खत्म करने की बात कही थी और यह बात हमेशा लोगों को याद रहे, इसके लिए तेहरान सिटी की एक चौक पर इजराइल के खात्मे को लेकर एक स्टॉप वॉच भी लगाया गया है, जिसमें इजराइल के घटते दिनों को देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ईरान को इजराइल से प्रॉब्लम क्या है? ऐसी क्या वजह है जिससे इकलौता ईरान बाकी मिडिल ईस्ट कंट्री के मुकाबले इजराइल पर ज्यादा आक्रामक रहता है? वैसे तो मिडिल ईस्ट की मोस्टली कंट्रीज इजराइल को पसंद नहीं करती हैं, फिर भी ईरान ही क्यों इतना इजराइल से आग बबूला रहता है? आइए यह भी जानते हैं। व्हाट डज ईरान रियली वांट? दोस्तों, अभी हमने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की बात की थी। इसमें एक बात नोट करने वाली है और वो है कि ईरान के मैक्सिमम प्रॉक्सी मिलिशिया ग्रुप शिया मुसलमानों के हैं। इसके पीछे एक मेजर कारण यह है कि मिडिल ईस्ट में ज्यादातर प्रभाव सुन्नी ग्रुप का है और सऊदी अरेबिया इसी सुन्नी ग्रुप का लीडर है, जो पूरे मिडिल ईस्ट के इस्लामिक रिजीम को डोमिनेट करता है। ईरान इसी डोमिनेंस को सुन्नी से शिफ्ट करके शिया पर लाना चाहता है और बतौर शिया मेजोरिटी देश वो मिडिल ईस्ट का नया पोल स्टार बनना चाहता है। इसलिए वह एंटी वेस्ट और एंटी इजराइल एजेंडा पर काम करते हुए खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल की दूसरी चाहत है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम और ईरान का यही न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। दरअसल ईरान मिडिल ईस्ट का एक बड़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला देश है और ईरान के इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए इजराइल सालों से अपनी सेना को तैयार कर रहा है। ईरान का मानना है कि इजरायली अटैक्स का मेन टारगेट है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और सेंट्रीफ्यूजन्स एनरिचिंग यूरेनियम पर इजराइल और अमेरिका ने स्टैक्स नेट कंप्यूटर वायरस से अटैक किया था। लेकिन दोस्तों 2020 के बाद से तो इजराइल ने ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कई ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए और साथ ही 2018 में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को भी अपना निशाना बनाया। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान के न्यूक्लियर एग्रीमेंट से अमेरिका को अलग कर लिया तो इसे एक तरह से इजराइल की जीत और ईरान की हार मानी गई। ईरान इसके बाद भी यही यकीन दिलाता रहा कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल इस्तेमाल के लिए है, लेकिन जिस तरह से ईरान में मिले यूरेनियम साइट्स को ईरान ने दुनिया से छिपा कर रखा, उससे दुनिया भर के देशों को ये लगने लगा कि ईरान का यह न्यूक्लियर प्रोग्राम उतना भी पीसफुल नहीं होने वाला है। इसलिए इजराइल को ये डर लगने लगा कि ईरान अपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर सकता है और इसीलिए वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी मिलिट्री पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। और दूसरी तरफ ईरान अपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचाने के लिए इजराइल को प्रॉक्सी वॉर्स में फंसाकर उसे वॉर में उलझाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के इन्हीं प्रॉक्सी वॉर के जवाब में इजराइल ने सीरिया में मौजूद ईरानियन एम्बेसी पर हमला किया, जो ईरान इजराइल के डायरेक्ट वॉर की वजह बन गया। अब दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर इन दोनों के बीच जंग होती है तो इस जंग में किस देश का पलड़ा भारी होगा? पावर कंपैरिजन बिटवीन ईरान एंड इजराइल। दोस्तों, 8 करोड़ 6,70,000 की आबादी वाले ईरान में 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कभी भी आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्टिव पर्सनल की बात करें तो ईरान में अभी 6 लाख के करीब सैनिक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल में करीब 1.67 लाख एक्टिव पर्सनल हैं। यानी कि इस मामले में ईरान बहुत ही आगे है। लेकिन दोस्तों, हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ईरान और इजराइल एक दूसरे के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं, इसलिए अगर इन दोनों के बीच वॉर होती है तो वॉर फाइटर जेट्स पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट होगी और इस फाइटर जेट्स के मामले में इजराइल बहुत ही आगे है। इजराइल के पास 600 प्लस एयरक्राफ्ट हैं, वहीं ईरान के पास सिर्फ 541। इजराइल के पास जहां 341 फाइटर जेट्स हैं, वहीं ईरान के पास सिर्फ 200 हैं। ऐसे में इजराइल का इस वॉर में थोड़ा सा पलड़ा भारी है। साथ ही नेवल पावर की बात करें तो ईरान के पास 101 नेवल वेसल हैं, वहीं इजराइल के पास सिर्फ 67 है। साथ ही दोस्तों, ईरान के पास 19 सबमरीन भी हैं
हैं। वहीं इजराइल सबमरीन के मामले में ईरान से बहुत पीछे है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 5 ही सबमरीन है। इस तरह ओवरऑल कंपैरिजन में ईरान का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर है, लेकिन इजराइल के पास यूएस का साथ है और यही अमेरिकन सपोर्ट ईरान को बैकफुट पर धकेल सकता है। कंक्लूजन दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो कभी एक दूसरे के पक्के दोस्त रहे ईरान और इजराइल आज मिडिल ईस्ट में अपनी पावर डोमिनेंस को बढ़ाने के चक्कर में वॉर तक पहुंच गए हैं। दोनों देशों के बीच यह वॉर डिसाइड करेगी कि वेस्ट एशिया पर फ्यूचर में कौन सा देश राज करेगा। रिजल्ट चाहे जो भी हो दोस्तों, इस वॉर में दोनों ही देशों में बड़े पैमाने पर नुकसान की संभावनाएं जरूर हैं, जो दुनिया को एक और इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ धकेल सकती हैं, क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है। खैर दोस्तों, ये था एंड इस वीडियो का। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेटिव हिंदुस्तान को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।